हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। आज बच्चों हम आपको बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट क्लास की, जो 24 फरवरी 2025 का पेपर होने जा रहा है बच्चों। वहां का आपको हम बताएंगे गद्यांश और पद्यांश बच्चों। यही गद्यांश और पद्यांश से बच्चों आपके पेपर में आएगा बिल्कुल 100% बच्चों। और आपको ये भी बताने वाले हैं बच्चों, आपको गद्यांश को कैसे लिखा जाए और पद्यांश को उनके उत्तर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यही आज आपकी क्लास में बताने वाला हूं बच्चों। आप लोग बिल्कुल बने रहना है, लास्ट तक देखना है बच्चों। आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बिल्कुल कहीं इधर उधर की जरूरतें नहीं है। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, देखिए आज हम लेकर के आए हैं 24 फरवरी हिंदी का पेपर। 24 फरवरी हिंदी का पेपर। ठीक है, सबसे पहला बच्चों आपका होता है, शुरू में आपके पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होता है गद्य और पद्य के पांच पांच बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर से शुरुआत होता है। यहाँ से बच्चों कहा जाता है गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आता है। गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आता है, तो उनके उत्तर को कैसे लिखा जाए यही आज की वीडियो में हम बच्चों आप लोग से हल कराएंगे, और कॉपी में किस तरह से लिखा जाए ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है ये भी आपको हम ट्रिक के अनुसार बताएंगे। बहुत सारे छात्र को पता ही नहीं रहता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो इसका अर्थ कैसे लिखा जाए। ठीक है, उनको नहीं पता है, तो उन सभी छात्रों को हम बताने वाले हैं कैसे लिखा जाता है। उसके बाद 20 में आपको 20 नंबर कैसे लाया जाए, आपके जो 20 नंबर में 20 नंबर कैसे लाया जाए ये भी आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद फिर कहा जाए बिना पहचाने कर भी कैसे लिखेंगे, बिना पहचाने भी कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल 100% वायरल टॉपिक है। आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को क्या करना है बच्चों, देखना है। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। भैया ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपके पेपर का तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देना है बच्चों, उत्तर देना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गद्यांश लिखा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग होते हैं। राष्ट्र का वो क्या होते हैं, दूसरा अंग होते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है बच्चों, संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। ये गद्यांश है बच्चों। अब कहा जाए कि यहाँ देखिए रेखांकित रेखा खींची गई है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। इसी का हमें क्या करना रहता है, संदर्भ लिखने के लिए आता है। अब देखिए इसके यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनाए गए हैं। कितने प्रश्न बच्चों, 5 प्रश्न। पहला प्रश्न आपका लिखा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। यहाँ से आपको बच्चों 2 नंबर बनेगा। रेखा चित्र की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से भी 2 नंबर बनेगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ये भी आपको उत्तर देना होगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। एक और आपका रहता है बच्चों, अथवा में रहता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो अथवा को पढ़ लीजिए, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम इसी को देखने वाले हैं। ये देखिए कैसे इसको पकड़ेंगे। हमने आपको बच्चों ये बताया कि अगर ये कहा जाए कि मातृभूमि जैसे मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, मातृभूमि मिल जाए या माता मिल जाए या पृथ्वी मिल जाए, इसका मतलब यह होता है कि यह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किसके पाठ से लिया गया है, ये देखिए राष्ट्र लिखा है ना, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं।
कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब इसको हम बात करेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए अपनी कॉपी में, ये देखेंगे। ठीक, देखिए भैया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। यहाँ आपको संदर्भ नहीं बल्कि ऐसे ही लिखना है। चलिए बच्चों, अब देखेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, दोनों तरफ आप पहले पटरी से क्या करेंगे बच्चों, लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लाइन खींचेंगे और बीच में यहाँ डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 3 का पहला। चूंकि काखा में रहता है, आप नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका संकेत में क्या लिखना होगा, मातृभूमि पर निवास करने वाले। उसके बाद लास्ट में लिखा है पृथ्वी के पुत्र हैं। यहाँ आपको लिखना होगा ये संकेत में, मातृभूमि पर निवास करने वाले डैश डैश करते हुए लास्ट में पृथ्वी के पुत्र हैं। इतना आपको बच्चों लिखना होगा। उसके बाद फिर नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? नंबर 1 पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम। पाठ का नाम बिल्कुल आपको काली पेन से लिखना होगा, लेखक का नाम भी। तो पाठ का नाम आपका क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। कौन से पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना समझ में आया अच्छे से बच्चों? चलिए अब उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये देखिए, हमें केवल इन्हीं का व्याख्या करना है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। तो इसका अर्थ यही होता है बच्चों, ये लिखेंगे। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या लिखेंगे? जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को प्यार जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को प्यार और दुलार करती है, प्यार और क्या करती है? दुलार करती है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार आ, उसी प्रकार पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी हमें बहुत कुछ क्या करती है? सिखाती सिखाती है और हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। पृथ्वी हमें बहुत कुछ क्या करती है? प्रदान करती है। पृथ्वी हमें अन्न भी देती है। पृथ्वी कह सकते हैं बच्चों, पृथ्वी आ, हमें पृथ्वी हमें अन्न भी अन्न भी क्या है? देती है। पृथ्वी हमें अन्न भी देती है। बस इतना ही आपको लिखना है इसके संदर्भ में, वो कहा जाए व्याख्या में। समझ में आया बच्चों अच्छे से? अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या लिखा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की जो कल्पना है बच्चों, वो कब असंभव है? अब आप जरा इसको समझना है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ये देखिए, यहाँ आप देखिए, जरा ध्यान समझिए। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, कह रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। मिल गया ना बच्चों? पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। इसका आंसर देखिए, हम इस अपनी कॉपी में लिख देंगे। पृथ्वी हो, क्या हो बच्चों? पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप देखिए, कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ना, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है बच्चों? संपादित होता है। इसका आंसर भी तो यही लिखेंगे, लिखेंगे ना, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है? संपादित होता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? उसके बाद पांचवा देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि को क्या प्राप्त करती है? संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ से देखिए, लिखेंगे क्या है? लिखेंगे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। तो अपनी कॉपी में इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? कॉपी में आंसर यही लिखेंगे, ध्यान से देखना, नंबर 5 डालेंगे। लिखेंगे जन के कारण, क्या लिखेंगे बच्चों? जन के कारण, जन के कारण ही पृथ्वी
पृथ्वी मातृभूमि को मातृभूमि को मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है प्राप्त करती है। ये हो गया भाई। ठीक, देख लीजिए ये पांचों के आपने गद्यांश कितने अच्छे तरीके से बच्चों आपने लिख दिया। यहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर बच्चों 10 नंबर आपका क्लियर बन जाएगा। ठीक भैया, आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे आपका जो चौथा प्रश्न होता है वो पद्यांश होता है। क्या होता है बच्चों? पद्यांश होता है। ठीक भैया, देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए। ये आपका है चौथा प्रश्न। क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में आपका लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा है बच्चों? दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देना है? उत्तर देना है। कैसे देखें? पहले अब आप इस पद्यांश को अच्छे से क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा है यही, कह रहा है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य यह एक लाल की माई। 100 बार धन्य यह एक लाल की माई। जिन निज जननी ने है जना भरत सा भाई। भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह लाल की, वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये है बच्चों। अब इसमें आपको भैया इसके उत्तर लिखना है। उत्तर देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें, देखिए भैया, और दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से आपका जो रेखा खींचा गया है, कह रहा है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उसके बाद इसका अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। फिर तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम ने उन्हें क्या कहते हैं। प्रायश्चित के उपरांत उन्हें श्री राम जी क्या कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। ये आपके इसके उत्तर है। उसके बाद अगर बच्चों यहाँ से एक और आपका अथवा भी रहता है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना होता है। चलिए बच्चों हम सबसे पहले इसका देखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है। क्या लिखेंगे? संदर्भ। अब बच्चों संदर्भ की बात करें तो सबसे पहले अपनी कॉपी में जाएंगे और कॉपी को बच्चों हमने आपको बताया भी था कि आप दोनों तरफ क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। क्या डालेंगे बच्चों? प्रश्नोत्तर नंबर। लिखेंगे संकेत में निज जन्म जन्म एक लाल की माई, इतना लिखेंगे डैश करके। उसके बाद फिर यहाँ आप नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? नंबर 1 डालेंगे। तो नंबर 1 में क्या लिखेंगे? पद्यांश के शीर्षक का नाम लिखेंगे या कौन से पाठ के शीर्षक से लिया गया है। तो इसका हम यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? कैकेयी। ठीक है, कैकेयी का अनुताप। अनुताप, कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। लेखक की अगर बात करें, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इतना लिखने से बच्चों आपको 2 नंबर यहाँ से बन जाता है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये कह रहा है जिन
जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब बच्चों अगर इसका हम अर्थ की बात करें तो आप इसको अर्थ में आप इस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे प्रस्तुत पाद्यांश में माता कैकेयी, प्रस्तुत पाद्यांश में माता कैकेयी पश्चाचात करते हुए कहती है, पश्चाचात करते हुए कहती है, अब अपने जन्म जन्मांतर में, अब अपने जन्म जन्मांतर में मेरी इस आत्मा को यह सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मेरी इस आत्मा को यह सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को, कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को, उसे तो महास्वार्थ ने घेर लिया था, कि उसे महास्वार्थ ने क्या किया था बच्चों? घेर लिया था। इतना बस आपको इतना ही इसमें लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है। हमने तो पूरा आपको व्याख्या ही करके बता दी। ठीक, उसके बाद फिर बच्चों अगर देखा जाए आगे लिखा है कि नंबर तीसरे में कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, ये आपको इसका आंसर लिखना है। तो अब आप यहाँ से देखिए, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई यही कहती है ना कि उसे था महास्वार्थ ने घेरा, उस कैकेयी को महास्वार्थ ने क्या किया था? घेर लिया था, यही आपको लिखना है। उसके बाद फिर चौथे नंबर में लिखेंगे कैकेयी के पश्चात के उपरांत श्री राम ने उन्हें क्या कहा। अब थोड़ा सा यहाँ से बच्चों इसी अर्थ में आपको मिल जाएगा इसको लिखने के लिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जिस कारण उसने अनुचित कार्य किया था, प्रभु राम कहते हैं कि उसने स्वयं के पुत्र ने त्याग दिया था, माता कैकेयी के इस पश्चात को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र उन्हें निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि वह एक पुत्र की माता सी माता है, माता 100 बार धन्य है। ये आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों उसके बाद ये लिखेंगे प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमर्जन करते हुए सभा में क्या कहती है। यहाँ देखिए कह रही है कि पागल सी प्रभु, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के तहत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, जो आपको अच्छे तरीके से लिख देंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आपको गद्यांश और पद्यांश लिखना है बिल्कुल, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, बस यही दो आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए भैया बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना प्यार आशीर्वाद हमें दिया। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी छात्रों को।